आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इस महीने 2 प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तेलंगाना का दौरा करने की संभावना है। राज्य नेतृत्व 20 अगस्त को पूर्व पीएम की जयंती के अवसर पर राजीव गांधी के प्रतिमा के अनावरण के लिए सोनिया गांधी की उपस्थिति सुनिश्चित कर रहा है और राहुल गांधी को वारंगल में नियोजित रायथो कृतज्ञता सभा के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी राज्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक दिन बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। उनकी 2 दिवसीय यात्रा अगले पीसीसी अध्यक्ष के नामांकन और कैबिनेट विस्तार सहित राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि ये पिछले कुछ महीनों से ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। चूँकि यह पहली बार होगा जब कांग्रेस राज्य में सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी की जयंती मनाई जाएगी। इसके पूर्व पीएम की प्रतिमा के अनावरण के साथ मनाया जाएगा। सचिवालय के सामने उस स्थान पर एक सार्वजनिक बैठक की भी योजना बनाई जा रही है, जहां प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर सोनिया गांधी 20 अगस्त को आती हैं तो यह निश्चित रूप से पार्टी कैडर को फिर से मजबूत करेगा और उन्हें नए उत्साह से भर देगा, खासकर जब पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और अगले साल के जीएचएमसी चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी आज संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सफल यात्रा के बाद हैदराबाद लौट आए। मुख्यमंत्री की यात्रा एक रणनीतिक प्रयास था जिसका उद्देश्य तेलंगाना में विदेशी निवेश को आकर्षित करना था और इसके परिणामों से राज्य की अर्थव्यवस्था पर उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री रेड्डी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सांसद, विधायक और पार्टी सदस्य उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। मुख्यमंत्री रेड्डी की यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य तेलंगाना में अधिक विदेशी निवेश लाना था। दक्षिण कोरिया में भी मुख्यमंत्री ने अपने निवेश अभियान को जारी रखा था और क्वेंटिस की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ बातचीत की। सीएम आज शाम कोकापेट में कॉर्गिजेंट के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कांग्रेस सरकार की अक्षमता और विफलताओं को गांव और कस्बों दोनों में बिगड़ती जीवन स्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय प्रशासन ध्वस्त हो गया है, जबकि राज्य कांग्रेस द्वारा वादा किए गए इंदिराम्मा शासन के तहत आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के प्रबंध में गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। एक बयान में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि गांव और कस्बे जो बीआरएस के 10 साल के शासन के तहत फले फूले थे, अब अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर विकास की गति को बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिससे शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पंचायतें धन की कमी के कारण संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं कराने के लिए सरकार पर हमला बोला, जिसके कारण पूर्व सरपंच कर्ज में डूब गए हैं और पिछले 8 महीनों में पूर्ण किए गए कार्यों के बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। वहीं रामाराव ने याद दिलाया कि बीआरएस शासन के दौरान ग्राम पंचायतों को हर महीने 275 करोड़ रुपए जारी किए जाते थे। यह प्रथा कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से बंद हो गई है और गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय के बयानों की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने पड़ोसी देश को अस्थिर करने वाला गैर जिम्मेदाराना बताया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से हटाने का आग्रह किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पीसीसी उपाध्यक्ष जी निरंजन ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश में विकास चिंताजनक है और भारत को स्थिति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाने के बजाय मंत्री विपक्षी नेताओं की निंदा करते हुए दिखावा कर रहे थे और सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बात करें और वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाएं। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव पार्टी को मजबूत करने के प्रयास में डीएमके मॉडल का पालन करने के इच्छुक हैं। उन्होंने संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन करने और 2-3 पीढ़ियों से पार्टी के प्रति वफादारी के कारणों का पता लगाने के लिए नेताओं की एक टीम भेजी है। विधानसभा और लोकसभा में हार के बाद केसीआर संबंध इकाइयों के साथ उचित संरचना प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय करके पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बीआरएस प्रमुख पर आरोप लगते रहे हैं कि पिछले 1 दशक से सत्ता में रहते हुए उन्होंने पार्टी पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है।
कोई समितियां नहीं थी, सभी शक्तियां निर्वाचन क्षेत्र के विधायकों के पास नहीं थी। हालांकि जिला अध्यक्ष थे, मुख्य शक्ति केंद्र स्थानीय विधायक थे। कुछ जगहों पर विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि पार्टी के सत्ता खोने और कई विधायकों के हार जाने से जिलों के नेतृत्व में खालीपन आ गया है। नेता ने कहा कि पार्टी प्रमुख इसकी संरचना पर फैसला लेंगे। राव ने वरिष्ठ नेताओं से तमिलनाडु का दौरा करने को कहा है और इससे पहले पार्टी महासचिवों और सचिव की नियुक्ति करके राज्य और जिला समिति बनाई जाएगी और ट्रेड यूनियनों और अन्य सामुदायिक विंगों जैसी संबंध इकाइयां बनाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तेलंगाना में आवास योजना लागू करने के लिए तैयार है। केसीआर के 10 वर्षों के दौरान गरीब लोगों के लिए कोई घर नहीं बनाया गया, उन्होंने सिर्फ गुमराह किया। कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाए लगभग 8 महीने हो गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में 4 करोड़ घर बनाने का फैसला किया है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अभी तक किसी भी सर्वेक्षण का आदेश नहीं दिया है। तेलंगाना प्रदेश में केंद्र सरकार के ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाउसिंग स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है। जब केसीआर के समय पर 10 साल ना तेलंगाना में न गरीबों को न घर बनाया, ना सिंगल बेडरूम दिया, ना डबल बेडरूम दिया है। ऐसे ही तेलंगाना जनता गुमराह किया है। तेलंगाना जनता को डबल बेडरूम के नाम पर बताते बताते 10 साल चले गए। सरकार भी चले गए, पार्टी भी चले गए, केसीआर भी चले गए। अभी कांग्रेस सरकार आया, लगभग 8 महीने हो गए। केंद्र सरकार अभी भी तय किया है देश में 4 करोड़ घर बनाने के लिए निर्णय किया अभी कैबिनेट, मगर अभी तक तेलंगाना सरकार से कोई सर्वे नहीं आया। मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं तेलंगाना के केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना के गरीबों के लिए घर देने को तैयार है, मगर तेलंगाना से जल्दी सर्वे करा के जो बेनिफिशियरीज लिस्ट होगा, जिसको घर जरूरत है गरीबों को, उसका लिस्ट तैयार करे तो तेलंगाना में केंद्र सरकार की ओर से घर बनाने के लिए पैसे हम देंगे। स्टेट गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश के खान खनिज संसाधन और उत्पादक शुल्क राज्य मंत्री कोल्लू रविंद्र ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और मछलीपट्टनम को रेपल्ले से जोड़ने वाली लंबे समय से प्रतीक्षित 45 किलोमीटर की रेलवे लाइन को पूरा करने का आग्रह किया। मंत्री रविंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि बंदर के निवासियों के लिए रेलवे लाइन दशकों पुरानी आकांक्षा रही है। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान रविंद्र ने केंद्रीय मंत्री को एक औपचारिक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें पिछली सरकार द्वारा राज्य के बुनियादी ढांचे की उपेक्षा पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा जताया, जो बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। खासकर रेलवे विस्तार के क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे लाइन महत्व रखती है, क्योंकि मछलीपट्टनम ने ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रविंद्र ने कहा कि इस मार्ग के पूरा होने से चेन्नई कलकत्ता मार्ग पर यातायात की भीड़ कम हो जाएगी, जिससे दूरी 100 किलोमीटर से अधिक कम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पातुर नगर परिषद के उर्दू साइन बोर्ड को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर आपत्ति जाहिर की। दरअसल साइन बोर्ड पर नगर निकाय का नाम मराठी के साथ उर्दू में भी लिखा हुआ था, जिसे हटाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। वही जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने कहा, उर्दू से आपको दिक्कत क्या है? इसे समझना होगा कि यह 8वीं अनुसूची की भाषा है। नगर निकाय ने इसे पूरे राज्य पर लागू नहीं किया है। हो सकता है कि उस इलाके में सिर्फ वही खास भाषा समझी जाती हो। पीठ ने आगे कहा, उर्दू भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से एक है और साइन बोर्ड में उर्दू को लेकर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां उर्दू बोले जाने वाली भाषाओं में एक है। दरअसल जस्टिस सुधांशु धुलिया जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने कहा था कि महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा के साथ किसी दूसरी भाषा में नगर परिषद के साइन बोर्ड लगाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इस याचिका को जस्टिस अविनाश घरोटे और MS जलावरकर की पीठ ने 10 अप्रैल को खारिज कर दिया था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।